Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is Strategy of Industrial Growth 19 from 1947 to 1990. ये हम इसकी सीरीज आज कंटिन्यू कर रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं. So first of all, before starting this chapter, you should know कि after studying this chapter what all you will come to know. You will know about the importance of industry in Indian economy, factors necessitating direct participation of public sector in industrial development. Public sector means government. Okay, factors necessitating direct participation of public sector or government in industrial development. Industrial Policy Resolution 1956, development of small scale industries. Then salient features of the strategy of industrial growth during the period 1950 to 1990 and positive features of industrialization strategy. यही सब चीज़ें आप लोग इस चैप्टर को पूरा थरो रीडिंग के बाद में, समझने के बाद में यू विल कम टू नो. और इसके आप पूरे अंडरस्टैंड करने के बाद में इस चैप्टर में से कोई भी आपको MCQ क्वेश्चन आ जाए, 1 मार्क क्वेश्चन आ जाए या आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी इन अ पोजिशन टू इजीली अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. नाउ इंडस्ट्री, आपको पता है इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे हमारे गुड्स हमारे जो है प्रोड्यूस होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं. अब इंडियन इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंस क्या है इंडस्ट्री की, वो डिस्कस करते हैं. इम्पॉर्टेंस है इंडस्ट्री की इंडियन इकोनॉमी में. पहले मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, फिर मैं आपको ये डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. It is a source of employment, center of economic growth, source of mechanized means of farming, growth of civilization, imparts dynamism to growth process, infrastructural growth, expansion of market, promotion of international trade, removal of poverty and full utilization of natural resources. ये बेसिकली हमारी जो है इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस है. ये चीज़ें इंडस्ट्री हमारे को प्रोवाइड करती है. इन चीज़ों के लिए इंडस्ट्री को की ग्रोथ होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स उसके हैं जो इतनी सारी वो सर्विसेज या यू कैन से ग्रोथ के लिए इन इकोनॉमी की ग्रोथ को प्रमोट करती है. ठीक है, तो चलो अब डिटेल में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट कम्स इट इज़ अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है. अब ये देखो, जो पहले था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकॉनमी टोटली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर. इंडस्ट्रियल सेक्टर तो पूरा रुइन ही हो गया था हमारा, कोई उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई थी. ब्रिटिशर्स पूरा जो छोटा मोटा काम था, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी, हैंडीक्राफ्ट वर्क था, वो सारा रुइन कर दिया था ब्रिटिशर्स ने. सो व्हाट हैपन्स, तो ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड वाज agriculture. तो इंडियन इकोनॉमी had to depend upon the agricultural sector for its daily needs, राइट. अब एग्रीकल्चरल सेक्टर भी हमारा इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था. इट वाज बेसिकली एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज अ सोर्स ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग. ठीक है, वो सिर्फ वो अपने गुजारे के लिए ही वो फार्मिंग करते थे फार्मर्स. सो उनके लिए उसको कोई कमर्शियल लेवल पे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर को हमारा उस टाइम ग्रोथ नहीं हुई थी. तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में पर हमारा क्या होता था, एग्रीकल्चर सेक्टर सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. वो क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था हमारा ऑलरेडी ओवरबर्डन था. जो घर में जितने लोग थे, अगर दे आर आइडल, दे आर सिटिंग आइडल इन द एट द होम, तो व्हाट दे डू स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चरल वर्क. लाइक जो काम 2 जने आराम से कर सकते हैं उसको वो 5 जने भी करते थे. सो इसमें डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी. मतलब अगर वो 2 जने काम करें या 5 जने काम करें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, उसकी आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारा ग्रो होना शुरू हुआ, जो हमारी स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हमारी डेवलप होने लगी, तो वो क्या हुआ, तो जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमारी जो एक्स्ट्रा लेबर फोर्स ओवरबर्डन थी, जो हमारे अननेसेसरीली उसमें एम्प्लॉयड थी, वो सारी लेबर फोर्स जो थी हमारी,
वो हमारी स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर, लार्ज इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में आगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में उसने अपने में एब्जॉर्ब करनी शुरू करी। क्योंकि ये ज़्यादा क्यों हुआ, ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर स्ट्रेस दिया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ज़्यादा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट क्यों करती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव क्यों है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में हमारी जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम है एज़ कम्पेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। सो इस केस में इसलिए हमारा एग्रीकल्चरल की जो लेबर फोर्स अबंडेंट थी, सरप्लस लेबर फोर्स थी, वो सारी की सारी इजीली एडजस्ट होगी कहाँ पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है, सेकंड आ रहा है हमारा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए, उसका लेवल बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर था, एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर। एग्रीकल्चरल सेक्टर ही कर रहा था जो भी कर रहा था, बट स्लोली क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज थी नहीं, बट स्लोली विद टाइम व्हेन इन द इकोनॉमिक प्लानिंग इन वेरियस 5-year plans, India made stress to boost the industrial sector. India made many steps to boost the industrial sectors. So industrial sector जब हमारा बूस्ट होना शुरू किया, वो हमारा ग्रो होना शुरू किया, तो धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर ने क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को रिप्लेस करना शुरू कर दिया, और वो अपने आप इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा हमारा ग्रोथ इंजन, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने लग गया। तो इसमें क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर जब हमारा ग्रो होने लगा तो उससे हायर इनकम्स भी हमारी जनरेट होनी शुरू हुई, और एक हायर प्रोडक्टिविटी मींस गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी पहले कम थी वो भी हमारी ज़्यादा इम्प्रूव होने लगी। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इसने जो है आपकी फॉरेन ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा इसकी इंडस्ट्रियल सेक्टर ने अपने आप को उसको इन्वॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट कम सोर्सेज ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। सोर्सेज ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग में क्या है, अब जो फार्मिंग है, जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुई, तो उसके बीच में क्या हमारी मैकेनाइज्ड फार्मिंग भी हमारी इंट्रोड्यूस हुई। मैकेनाइज्ड फार्मिंग का मतलब क्या है, पहले जो फार्मर्स हाथ से काम करते थे, लेबर जो है वो मैनुअली काम करती थी, अब वो काम होता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। वो मशीन्स हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, दीज मशीन्स आर प्रोवाइडेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। जैसे जो मशीन्स है, ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, हार्वेस्टर्स, मैंने इसमें तो सिर्फ 3 ही नाम लिए हैं, दीज आर प्रोवाइडेड बाय इंडस्ट्रीज। इसके अलावा जो आपकी आजकल जो है सीड सोइंग मशीन्स भी आती हैं, वो सीड सोइंग मशीन्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर दे रहा है। आपकी इरिगेशन के लिए जो आपके ये आपके ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, सबमर्सिबल्स लगे हुए हैं, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम मशीन्स इजीली जो फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे कहाँ से यूज़ हो रहा है, वो किसकी बदौलत हो रहा है, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ, विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, नाउ ये जो मैकेनाइजेशन फार्मिंग में हुई वो इतनी अच्छी हुई, उसके कारण क्या हुआ, नाउ इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन द production of food grains for its population. Now India has, earlier at the time of independence, India was totally dependent on the foreign nations for the for food grains, but now India is not totally dependent on the foreign nations for food nations. With the help of green revolution and growth of industrial sector, now India is self sufficient in terms of food grains. ठीक है, हमारा ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन में क्या है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से देखा जाए, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए, इंडस्ट्रीज डेवलप हुए हैं, उसके कारण अर्बनाइजेशन हुई है, लोग रूरल एरिया से, विलेजेस से, बैकवर्ड एरिया से, रिमोट एरिया से निकल के डेवलप्ड एरियाज़ में आ रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं, अर्बनाइज सेक्टर में आ रहे हैं। तो अब ये देखो, जो ये इट इज़ ड्यू टू इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज के कारण क्यों अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, बिकॉज इंडस्ट्रीज आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल। ठीक है ना, when industries are providing employment opportunities, so people have to migrate from the rural areas to the areas nearby the
industrial industries. So it promotes urbanization. Now the people are moving with families from rural areas to urban areas because better opportunities are there in the urban areas. It improves the quality of life. Now देखो in industrial sector, when with the promotion of industrial sector, uh, good incentives are given to the employees, to the labor force, so obviously the standard of living of the people will improve. People are the real purchasing power in the hands of the people has increased. Now people are can buy more goods at easily, and more quality products they can easily purchase. So it improves the quality of life. They can provide better educational facilities to their kids, right? And if the everybody is not in the position to have good is good in academics, so those children, they are who are not good in the terms of academics, they can improve their skills. There are many skill improving programs being launched by the government due to industrial sector, right? तो इसमें it leads to increase in growth of civilization. Now next comes imparts dynamism to growth process. Yeah, this your industrial sectors, it provides various opportunities for the growth of the economy. Now with if industries would not have been developed, then what would happen? Then the people would have been restricted to the farming sector only, to the agricultural sector, and that is for subsistence farming only. They didn't try to go for a commercial farming. सो इंडस्ट्रीज़ के बिना व्हाट हैपन, द ग्रोथ प्रोसेस जो हमारी कहाँ होनी थी, सिर्फ फार्मिंग तक ही रहनी थी, और फार्मिंग में भी सिर्फ अपनी सबसिस्टेंस, अपने घर गुजारे के लिए, सर्वाइवल के लिए ही रहनी थी. सो this with the promotion of industries, with the growth and development of industries in the Indian economy, it has added new dimensions to human life. Now the people's mentality or psychology, you can say, it has changed a lot. Now people have broadened their mentality. They are, and they are now, their views are changing. Now their views are not just for today's to spend the quality life of to spend that time as it is going on, but now they want to spend the good quality life. They want to have each and everything in their life with their own hard work. ठीक है. So it imparts dynamism to growth process. So overall the economy is growing. Next comes infrastructural growth. इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ में क्या आता है हमारा? इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ बेसिकली जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक फैसिलिटीज़. इसके बीच में आपकी क्या क्या जाती है? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, पावर, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सारी आपके जो आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कारण कंट्री में बढ़ी हैं. अभी देखो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी हो रही है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा हमारी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं. अगर हमारे प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होगी या हमारी कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो हम गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे पहुँचाएंगे? एंड हाउ पीपल विल कम टू नो that these goods are available nearby. We need not to go to far flung areas. Okay. And banking and insurance services has also developed, power has also developed. Okay. So, expansion of market. एक्सपेंशन ऑफ मार्केट में हमारा क्या आता है कि नाउ विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, द वैरायटी ऑफ गुड्स आर अवेलेबल and in under one roof. Now you can have wide variety of goods in the same market. Earlier what happened, you have to go to different places to buy products, but now with the help of industrialization and with the growth of transport and communication, what happens, variety of goods are available under one roof. You can easily purchase the goods
at one place, which has increased the overall size of the market. And with the expansion of market, the people can afford variety of goods. They can buy variety of goods under one roof only, which leads to expansion of market in the Indian economy, which leads to increase in the growth of the Indian development growth of the economy, right? Next comes promotion of international trade. प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में क्या आता है, जब हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज हुआ, विद द बूस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वी आर प्रोड्यूसिंग मोर goods and services than are indigenously required. Now मतलब we are in the position to provide our population with the goods and services. We are in the position to fulfill their demands. Now we are producing surplus. So when we are producing surplus goods and services, what happens, we are now in the position to export more finished goods and services to other nations of the world. Now earlier, at the time of independence, we were exporting only raw materials and we were importing finished goods from Britain and the other nations. But now what happens, now we are in the position to export finished goods. This is with the growth of industrial sector in our economy, right? Next comes removal of poverty. Now देखो, removal of poverty ये तो obvious है. With the growth of industrial sector, when new employment opportunities are generating, the people are getting more incentives for more work, for hard work. This leads to increase in the real purchasing power of the consumer, which leads to removal of poverty. Now more people are having good level of living, good standard of living, which leads to increase the per capita income in our economy and reduce the poverty. And apart from industrial sector, with the growth of infrastructural development, it has also रिमूव्ड पॉवर्टी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब हुई है तो आपकी रोड्स बनी है और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हुआ है, एजुकेशन एजुकेशन आ गई, आपकी पावर आ गई, मेडिकल फैसिलिटीज़ आ गई. ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में सारी जगह पे हमारी एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट हुई है. जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है तो पॉवर्टी अपने आप रिमूव हुई है. ठीक है. Now India is not 100% has removed in the position to has not 100% removed the poverty level, but now the poverty level has reduced a lot as compared to the independence time. Okay. Next comes full utilization of natural resources. Now natural resources are being fully utilized. How? Development of small and scale industries leads to use of resources which are available nearby. Now every area different resources are available. Now if the small scale industries are encouraged and developed, so it creates employment opportunities to the nearby people, right? And the resources which are available nearby, they are easily being used by the industrial sector, small scale, by these small scale industries. And when these natural resources are being used by the industries, this leads to utilization of the resources available properly. ठीक है बच्चे. बेटा अभी तक हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है इंडियन इकोनॉमी के लिए. ठीक है, वो हम सारी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. अब हम देखेंगे कि हमने व्हाट आर द फैक्टर्स विच नेसेसिटेट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. मतलब क्या कौन से फैक्टर्स मोटिवेट करते हैं गवर्नमेंट को, इंडिया में गवर्नमेंट को, कि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करे, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे. हमने इम्पोर्टेंस उसकी पढ़ी है तो उससे काफ़ी तो हमें ओवरव्यू आप लोगों को पता चल गया, पर ये फिर भी इसको डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं. Various factors responsible are
lack of capital, low inducement to invest, growth with social justice, promote import substitution and development of backward areas. बेटा ये हमारे मेन 5 पॉइंट्स हैं जो नेसेसिटेट करते हैं गवर्नमेंट को कि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे इन द growth of in the growth of industries. Yeah, you can say for industrial development of the country. ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स अब हम डिटेल में आगे डिस्कस कर लैक ऑफ कैपिटल. लैक ऑफ कैपिटल देखो हमने बेसिकली इसमें जो इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ की स्ट्रेटजी हम 1947 से 1990 तक की डिस्कस कर रहे हैं. तो 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. ओके, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियाज इकोनॉमिक हेल्थ वाज वेरी वीक. ओके, सो एज यू नो कि इंडियन व्हेन इकोनॉमिक हेल्थ वाज वेरी वीक, इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज टोटली रूइंड. मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की तो बात ही नहीं करो, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, वो सारी हमारी ब्रिटिशर्स ने रूइन कर दी थी. सो व्हाट हैपन्स, द मेन बर्डन वाज ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. Now, in various plans, steps were taken to boost the industrial sector of the economy. Now, when we want to boost the industrial sector, or you can say when you want to boost any sector of an economy, in that case, you need a lot of capital. Lot of capital investment is required. So, in industrial development, large amount of capital expenditure is required. Now when India was at the time of independence, India was a backward and stagnant economy. So it was most majority of the population was living in poverty. It was very difficult for them to have 2 meals a day, and agriculture was a main occupation of livelihood, and in that case agriculture was also for subsistence farming and not for commercial purpose. ठीक है, सो ऐसा नहीं है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब ऑल वर लिविंग इन पॉवर्टी, बट देयर वाज मनी इन फ्यू हैंड्स. राइट नाउ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, टाटा एंड बिरला were the established industrial houses in India at the time of independence. At that time, when Tata and Birla, they had a lot of money with them, but they cannot do each and everything to boost the industrial sector for the economy as a whole. When only 2 houses were established, then it was not possible for them to have lot of investment, capital investment in industrial sector for the growth of the country. Now it is practically it is not possible. It was not possible. So that at that time, the government of India, the government of India observed itself, and it's think there is a need to direct participate in the industrial development of the country. So at that time, government started participating in the industrial growth of the country, because it was essential for the government to achieve industrial growth through the public sector undertaking, so as to improve the economic health of the economy. Right, and when the government will participate in the growth process of the country, the both motives will be attained, social welfare as well as the profit motive. But if it is in the hands of the private enterprises, then only one motive will be achieved, that is the profit motive. Right, so to fulfill the need of capital investment, government of India find it feasible to have direct participation of the government in the industrial growth of the economy. ठीक है, तो ये था हमारा लैक ऑफ कैपिटल. नेक्स्ट कम्स लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट. लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट, बेटा ये मैंने आपको ना एक फ्लो चार्ट की टाइप एक मैंने आपको नीचे बना के दिखाया है. तो इसको जब आप देखोगे, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप अपने आप भी समझ पाओगे. सो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. अब ये देखो, ये फर्स्ट है लो इनकम. मैं सिर्फ पहले यही बता रही हूँ आपको. पहले हमारी लो इनकम थी इंडियन की, उसके कारण लो इनकम के कारण लो डिमांड हुई.
लो डिमांड के कारण लो साइज ऑफ मार्केट हुआ, लो साइज ऑफ मार्केट के कारण लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट एंड लो इन्वेस्टमेंट हुई, फिर लो इनकम हुई। ये हमारा साइकिल चलता रहा। अब ये देखो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट हैपन्स, मैंने आपको पहले बताया, यू हैव स्टडीड इट अ लॉट इन योर प्रीवियस चैप्टर्स, दैट इन इंडिया people were having a very low income. Being low income with them, when they have low purchasing power, then obviously the demand for goods and services will be low. If you have more income, then you will demand more goods and services, and when you have low income, then you will demand less goods and services. So low income leads to low demand, right? And when there is low demand for goods, obviously the size of the market will be low, because once if you I am just giving you an example, if the demand for the market is for demand for a particular commodity is 10,000 units, then obviously the market will be for that good will be of that size, bigger size. And if the demand of the commodity is 1,000 units, obviously there will be difference in the size of market. Okay, so low income leads to low demand, and low demand leads to low size of market. When there is low size of market, when there are no customers to buy the products, obviously then the private entrepreneurs will have less inducement to invest in that product. Why they will invest? They will invest only if there is demand for that product, and they will have good profits, right? So this low inducement, there is low inducement to invest. When people are not motivated to invest in that venture, obviously there will be low investment. When there is low investment, when the investment is low, the overall income will be low. When investment is low, the production capacity is low, goods and services produced are low, and there is less income, the employment opportunities will be low. Obviously there will be low income in the market. So this process goes on and on and on. This is a continuous process. So this, to overcome this problem, government decided to participate in the industrial growth of the country. Okay? Now comes next is growth with social justice. Now growth with social justice, government of any economy, not only of India but of all other nations, everybody wants that their economy should grow, but social justice should be there. It should not be there that there is no fairness and equity across the society. They want each and every individual should have the social equality and social justice. There should be no biasness, and there should be proper fairness in the economy. So to promote fairness and equity across many aspects of the society, government decided to participate, and direct participation of the government was required to ensure investment. मैंने अभी आपको जो डिस्कस किया, इन्वेस्टमेंट वो किसकी होनी, क्यों होनी थी, वो हमारी इसीलिए होनी थी, गवर्नमेंट ने कहा कि उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए आगे देखते हैं। in order to generate employment with the aim to provide welfare and not only profits. ठीक है। सो गवर्नमेंट डिसाइडेड कि हमें जो है ये इशूड नहीं आएगा। सो गवर्नमेंट डिसाइडेड कि हम लोगों को जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, देन इट विल लीड टू इट विल प्रोवाइड मोर सोशल वेलफेयर इन द इकोनॉमी एंड नॉट ओनली प्रॉफिट। मीन्स बोथ द मोटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी अचीव्ड। गवर्नमेंट वे द इकोनॉमी विल प्रोग्रेस, at the same time the economy, the people living in the society will be secured about their living, and they will be socially secure, and there will be fairness and social justice across the economy. ठीक है। नेक्स्ट कम्स प्रमोट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। प्रमोट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन में क्या है, देखिए बेटा, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमिक हेल्थ वॉज सच दैट वी वर बेसिकली exporter of
raw materials and the primary goods, and we were the importer of the finished goods, and basically from Britain, right? So India decided we are wasting, and no doubt at that time the exports were surplus than imports. There were huge exports. They were favorable, foreign trade. Exports were more than the imports, and we were earning more. But we are getting more than we are paying. But at that time, goods from the Britain were expensive, and as the economic health of the India was very poor. But so in during various plans, Indian government decided to manufacture the goods which we are to import from the other countries. When they decided to manufacture the goods which we are which we have to depend upon the other country, the other nations or other countries, especially Britain, so that should be produced indigenously. When these goods are to be produced indigenously, then obviously government has to take steps to boost the industrial sector of the economy, so that those goods which we are importing from other nations, then we should be in the position to produce these goods in our country, so that profits are earned, our foreign exchange is saved, and economic health of the economy is improved, राइट ये था हमारा फोर्थ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. नेक्स्ट आ गया डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज. अब ये डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज में अब देखो, अब इंडिया में अभी भी ये हमारी हेल्थ है, इंडियन इकोनॉमी की ये हेल्थ है कि बैकवर्ड एरियाज अभी भी काफ़ी है. बट इंडिया हैज़ टेकन मेनी स्टेप्स टू रिमूव रीजनल डिस्पैरिटी, ताकि हमारी कोई बैकवर्ड एरिया हमारा ना रहे. तो इसलिए टू इंश्योर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड ड्यूरिंग वेरियस प्लान्स टू boost the industrial sector. When the industrial sector will be boosted, then education facilities will be improved, infrastructure facilities will be improved, employment will be generated, and poverty will be reduced. So private entrepreneurs have only one motive, that is to earn profits. They want to earn more and more of profits, and they always try to start the business in the developed areas. प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हमेशा यही चाहते हैं कि वो जो है अपना बिजनेस डेवलप्ड एरियाज में शुरू करें. क्यों डेवलप्ड एरियाज में वो करना शुरू करते हैं? बिकॉज डेवलप्ड एरियाज में अगर वो काम शुरू करेंगे, देयर दे कैन जनरेट मोर प्रॉफिट्स, एज ऑल द फैसिलिटीज आर ऑलरेडी देयर. बट इफ दे आर so government took steps to boost the industrial sector in the backward areas, so that all round development is there. If they are setting up the industries in the backward areas, special incentives were given to the entrepreneurs. These were basically given to promote the backward areas, so that people living in that backward areas, they also get employment opportunities, and they also have they can change their outlook, and their standard of living also improves. ठीक है, तो बेटा हमने अभी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमने डिस्कस की है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए. सो नाउ वी विल डिस्कस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन को IPR भी बोला जाता है. तो हम ये इस के बारे में पढ़ेंगे, ये जो हमारी डिक्लेरेशन, ये जो हमारी रेजोल्यूशन बना है 1956 में, ये क्या कहता है. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, यहीं पे मैं आपको बता रही हूँ. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन को हम IPR, कैपिटल I कैपिटल P कैपिटल R वो भी बोलते हैं. IPR 1956 was a declaration on the major role played by the government sector in the process of growth. अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. सो फॉर दिस पर्पज IPR 1956 it declared the major role of the government
which is required to be played by the government in the process of industrial growth. The objective of social and economic policy in India was the establishment of socialist pattern of the society. As you already know, beta, India is a socialist pattern of economy. It is achieving mixed economy hai, in which there where both public and private sector go in hand. So in this IPR 1956, the main role of the government was there they had to participate in the industrial growth of the economy, industrial development of the economy. For that purpose, government needs to participate in that. So we have to establish a socialist pattern of the society. Socialist pattern of the society, as we have already discussed, public participation is there. There is no private sector, all is public sector. So to boost the public sector in the economy, so it was decided in IPR 1956 that government should participate in it. Government should play a major role in the economic development of the economy, in the industrial growth of the economy. So what it provided, what IPR provides, it provides more powers to the governmental machinery. Governmental machinery means public sector was given more priority for the growth rather than the private sector. The main reason behind this is to boost the economy or to boost the industrial sector in all the regions of the economy, not only in the developed sector but also in the backward areas, in the and remote areas, because private entrepreneurs always try to develop their venture, to establish their venture in the developed areas, because in the developed areas they will get more profits and the infrastructure is there and they need not to invest more in that purpose. But in the remote areas they will have to invest more in that area for its development. So government plays an important role in it. IPR decided that government should participate and it gives more powers to the government for the industrial development. ठीक है? Now in IPR, what was there? The basically IPR या Industrial Policy Resolution 1956, उसमें basically there were three main key points. Three main key points were industrial sector की बात करें हम सिर्फ, क्योंकि IPR was only related to industries. So three main key points are there. There is threefold classification of industries. Industries were classified on three main bases. हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी. Then industrial licensing and industrial concession. These three things were the main elements of the IPR. ठीक है. अगर आपको पेपर में वन वर्ड क्वेश्चन या वन वर्ड तो नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द मेन की एलिमेंट्स, या उसमें से कोई एक एलिमेंट दिया हुआ है, पूछ सकते हैं कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग IPR का एलिमेंट था, मेन इंडस्ट्रियल कंसेशन था, या 3-4 क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज थी. ठीक है. तो इस टाइप से ही आपको क्वेश्चन आएंगे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर. तो अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं. Number 1, 3-4 classification of industries. The basically 3-4 classification means the industries are classified in three main areas. The three main bases were public sector, private sector and public and private sector. देखो पब्लिक सेक्टर क्यों, क्योंकि उस टाइम द मेन motive of the government was to establish the socialist pattern of the economy to boost the public sector. So many industries were marked only for public enterprises, for the government, and private enterprises were not allowed to enter in that field. Then comes private sector, like we have already discussed about Tata and Birla were the established industrial houses, so they were also running their industries. So private sector will go in hand. Public sector is there, private sector is also there. So third classification is public sector and the private sector. Public sector and private sector जो है वो इसलिए किया गया था because India is a mixed economy where both public and private sector go hand in hand. दोनों साथ के साथ चलते हैं. Private sector is also there and public sector is also there.
So these were three main classifications, right? Now next, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में IPR laid many regulations, rules and regulations for the private sector. पब्लिक सेक्टर के लिए तो नहीं है, बिकॉज इट इज इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? सो प्राइवेट सेक्टर can establish the industries in the economy. For that, the industrial licensing is required. Industries in the private sector needs a license from the government for the establishment. It means that everybody cannot start its business. The private sector can start their business only if they get the license from the government. If license is given by the government, only then they can undergo that, they can establish that industry. Okay. So what was the reason behind this? Why the government started industrial licensing? The main motive was to encourage industries in backward areas of the country. Like main motive was not only to increase the industrial development sector, but was also to encourage the industries in the backward areas, so that the overall regional disparity is removed, and all the sectors in the economy, all the regions in the economy, they should grow at the same pace. Okay? So for that purpose, the industrial licensing was introduced, and these licenses were liberally issued. If the private entrepreneurs wanted to set up their industry in the backward areas, and there was some restrictions if they want to set up their industries in the developed regions, because as I have already told you, the backward areas, they need to be developed. Infrastructure facilities, all the facilities need to be developed, and if any private entrepreneur wants to establish its business in the remote areas, or you can say backward areas, in that case licenses were issued liberally. So because if they will start their business in that area, obviously their infrastructure will be developed, and the social status of the people will grow over there. Okay? And licenses was needed नॉट ओनली फॉर एस्टैब्लिशिंग अ न्यू एंटरप्राइज. ये नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर ने अगर नया एंटरप्राइज शुरू करना है, ओनली देन दे नीड टू गेट अ न्यू लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट दे ऑल्सो नीड लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर एक्सपांडिंग their production capacity. The industries which are already in the private hands, if they want to increase their production capacity, then they need to get the license from the government as per IPR 1956. This was basically done to promote social welfare rather than profit motives, because India is a developing economy, but at the time of independence it was a backward and stagnant economy. So steps were taken by the government to increase the GDP of an economy. For that purpose, the government not only wants the income to be earned, but also the social welfare of the economy. So to increase both social welfare and the profits, both to move at the same pace, so both should grow at the same pace. For that purpose, industrial licensing was introduced in IPR 1956. This was the second main element of IPR 1956. Now, third main element of IPR 1956, that is industrial concessions. Industrial concessions tax concessions were given to the private entrepreneurs, because if no concessions are given to the private entrepreneurs, they will not be induced to invest in the private venture. So tax concessions were given to the private entrepreneurs for setting up the industries in the backward areas. Nobody wants to set up the business in backward areas, as nothing is there. Purchasing power of the people is very low. So to boost the private entrepreneurs to set up their business in the remote areas, in the backward areas of the country, tax concessions were given by the government.
for the entrepreneurs who want to set up their enterprises in the private sector, in the backward areas. So what these tax concessions were given, what industrial concessions were given, these were basically tax holiday and the subsidized power supply. Tax holiday, what does this mean? Tax holiday means कि freedom from payment of the tax for some time, for many a times. What happens, the private entrepreneurs which are being established in the private in the backward areas, for this they were exempted to give tax to the government, but not in all the cases, but in some cases. Okay. And then comes the power supply was given to the entrepreneurs or to the industrial setup in the backward areas at subsidized rate, at a lower rate as compared to the industries which were set up in the developed regions. So these industrial licensing and this policy of IPR was basically to promote the regional equality in the economy, so that all the sectors of all the regions of the economy should grow at the same pace, right? अभी हमने इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 हमने डिटेल में डिस्कस किया है. नाउ आफ्टर डिस्कसिंग दिस वी हैव टू डिस्कस व्हाट आर द वेरियस डायमेंशंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम बूस्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में, व्हाट आर द वेरियस डायमेंशंस, कौन कौन सी तरह में हम बूस्ट कर सकते हैं. तो चलो देखते हैं. टू डायमेंशंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, one is growth of large scale industries and another is growth of small scale industries. तो बेटा ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे इस कंटेक्स्ट में. इस चैप्टर में हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो चलो इसको देखते हैं. फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ द इंडस्ट्री मतलब which requires less investment, मतलब its total investment should not exceed rupees 5 crores as on date, right? But at the beginning of planning, like in the year of on 1st April 1951, first 5-year plan was laid down, and at that time the investment was rupees should not exceed the investment of rupees 5 lakh rupees. Now it is 5 crore rupees. With the passage of time, with almost after 70 years, right, now 5 lakh rupees amount has changed to 5 crore rupees. Okay, but at that time that investment 5 lakh rupees was less, and in today's era rupees 5 crores limit is less. But in large scale industries lot of money is required, lot of investment is required. It is not possible for everyone to start a business with such a big amount. So small scale industry, one can easily start the business with a less amount of investment which does not exceed 5 crore rupees. Beta, I am telling you again कि 5 crore rupees is a maximum limit. It is not the minimum limit. Now anyone can start the business with small machines and small equipments, small manpower, but the total investment on the business should not exceed 5 crore rupees. You can start business like bakeries, like boutiques, parlors. These are your toys. These are the basic examples, and these are the industries which does not require much more investment. Okay? So now we will discuss the characteristics of small scale industries. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है +2 क्लास के लिए. कैरेक्टरिस्टिक्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के पता होने चाहिए. मैं यहाँ पे आपको एक बात दोबारा बताना चाहूँगी कि जो मैंने आपको 5 करोड़ रुपीज़ की लिमिट बताई है, मैक्सिमम लिमिट जो है,
वो एज ऑन डेट मतलब आज की डेट में 5 करोड़ रुपीज़ की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट लिमिट मैक्सिमम ये है। ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि आज की डेट में कितनी है। और जब हमारा प्लानिंग पीरियड शुरू हुआ था on 1st April 1951, at that time the amount was rupees 5 lakh rupees. So ये दोनों चीज़ें, दोनों अमाउंट्स आपको और दोनों डेट्स आपको पता होनी चाहिए कि पहले क्या थी और अब क्या है, क्योंकि बेसिक कंपैरिजन हमारा तब का और आज की डेट में हो रहा है। ठीक है, ये देखो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है, फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव। मैंने आपको बताया है कि जो हमारे जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को शुरू किया गया था प्लानिंग पीरियड में, बेसिकली क्यों शुरू किया गया था, वो इसलिए शुरू किया गया था, एक तो हमारी इकोनॉमी में इतना पैसा नहीं था, ठीक है, दूसरा इंडस्ट्रियली बैकवर्ड इकोनॉमी थी। और हमारी इकोनॉमी में जो था वो कैपिटल इतनी नहीं थी, लेबर ज़्यादा थी। प्लानिंग पीरियड्स में ये चीज़ को ध्यान रखते हुए, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, द प्लानर्स ऑफ आवर इकोनॉमी दे थॉट कि इट इज़ बेटर टू बूस्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बिकॉज we in our economy we have abundant labor force and we are not having so much of capital. So small scale industries were encouraged, in which we need less capital investment and we can absorb the more labor which is available nearby. So this small scale industries are labor intensive technique industries. They absorb more of labor. Okay, you can go anywhere in any boutique, or you can go in any parlor, or you can go in any bakery shop or eatery shop. In these cases you will see more of labor force is employed over there, and capital or machinery you can see it is not much more. Like the work is being done by the people manually. Like in boutiques you see the swing machine is there, but it is being operated by the human beings. Okay, so more of labor intensive technique is used, as you can see in the pic at the background. Ladies are employed over there and they are using the machines. These are electronic machines, right? The work is being done at a very high speed and with less effort, but you see lot of labor force is employed over here, right? And it needs small investment. I have already told you maximum limit is 5 crore rupees as on date. Okay, so as in today's era 5 crore rupees is not a huge amount. It is comparatively less amount as compared to the investment which we need in the large scale industries. Okay, next comes resource utilization. Now these small scale industries, as they require less amount of investment, so what they do, small scale industries क्या करती हैं, वो available resources which are available nearby, they use those resources, right? The resources which are available near to their industry or their organization, they can easily use those resources and they can complete their work on time. So these small scale industries, what they do, they make the proper utilization of the resources which are available nearby, which are not used by or which are not located by the large scale industries. Then comes generates employment. As you can see, lot of female workers are there working on the swing machines in the background picture. So
though the labor force which is available, though, means the people which are willing to do work and they are not getting work according to their skills, they can do work in these small scale industries and earn money. So it generates employment. Next is flexibility. Flexibilities, these small scale industries are much more flexible as compared to the large scale industries. Now, if there is any atmospheric change, any change in your like technology, right, or any change in the demand pattern, so these small scale industries can easily adapt themselves to that change. But it is not so much easy task for large scale industries. They have to, they will take time and lot of investment is required for it. But small scale industries have the capability to adjust to the available changes. Okay, तो जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है इजीली ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है, अपने आप को चेंज कर लेती है. देन कम्स लिमिटेड रेंज. नाउ ये एक फीचर है, दिस इज द फीचर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, दैट दीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव लिमिटेड रेंज एज कंपेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. Large scale industries have their market size is very big, right? But these small scale industries has a limited market size. They fulfill the demand of the people in nearby. Like, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोई बुटीक है यहाँ पे लोकल, पंजाब में कोई बुटीक है. सो वॉट यू कैन डू, अगर आपको बहुत पसंद है, यू वैसे तो जो पंजाब में, लाइक फॉर एग्जांपल लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ लुधियाना. लुधियाना में कोई बुटीक है तो आप वहाँ से कपड़ा सिलवा सकते हो बड़े आराम से. बट इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर यू इफ़ यू आर स्टेइंग इन अमृतसर एंड यू स्पेशली कम टू लुधियाना टू get your garment stitched. It is not practically possible. So these small scale industries, they have a limited reach. Obviously you can once a while, whenever you go there and you are staying in Ludhiana, you are for 1 week or 10 days, and you can get your dress stitched, but not always. It is only possible when you go there and you stay there, otherwise you will have double expense of getting your dress stitched. So these small scale industries has limited reach. Okay, then comes ownership. Now ownership and management, ये दोनों मैं आपको इकट्ठे ही समझा देती हूँ. These small scale industries, these require less amount of capital of investment. As I have already told you, the amount should not exceed rupees 5 crores as on date. So as the investment is not very big amount, so these small scale industries are either owned by sole entrepreneur. Sole ownership is there by a single person or by partners. ठीक है. So these the owners of the small scale industries, they are actively engaged in the working process of your business, of your industry. So ownership is sole or partnership, you can say. And the management, as these partners or you can say these owners are actively participating in the daily routine work of these industries, and they are taking decisions, so management is solely in their hands. The owners, maybe maybe the owner of the small scale industry is a sole proprietorship, or it is an partnership fund. Whatsoever it is, the membership lies in the management lies in the hands of the owners of the industry. Okay, so these are the basic characteristics, or you can say the features of small scale industries.
हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनके फीचर्स ये डिटेल में डिस्कस कर लिए. अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस सेलिएंट फीचर्स ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग 1950 टू 1990. इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी जो हमने फॉलो की थी, इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्ट्रेटजी फॉलो की उसके क्या क्या फीचर्स हैं, वो सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे. देखो, जो उसके साइलेंट फीचर्स हैं जो हमारी इसके इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जो हमारी पॉलिसी हमने यूज़ की, फॉर्मुलेट की आईपीआर के थ्रू, उसमें क्या क्या उसके मेन फीचर्स है. फर्स्ट इज पब्लिक एंटरप्राइजेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये देखो, मैंने बेटा आपको पहले करवाया जब मैंने आईपीआर आपके साथ डिस्कस की है, उसके बीच में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि उसके हमारे जो आईपीआर 1956 हमारी हमने बनाई थी, उसके बीच में मेन यही था कि 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज होगी. मींस पब्लिक सेक्टर, सेकेंड इज प्राइवेट सेक्टर एंड थर्ड इज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट. ये बेसिकली इसलिए किया गया था ताकि, क्योंकि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी ग्रो भी करे, हमारी इनकम भी ग्रो, नेशनल इनकम राइज हो, साथ ही साथ सोशल वेलफेयर भी हो. सो अब जो हमारा दिस मोटिव है प्रॉफिट अर्निंग का, वो तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, बट द पब्लिक एंटरप्राइजेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोशल वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी. They do work in such a manner so that all the people living in the society, living in the economy, they are treated at par. They are treated as a similar person. Neither they are rich, either or they are poor. अमीरी गरीबी उसमें नहीं देखी जाती, सबको सारी फैसिलिटीज़ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से प्रोवाइड की जाती है. सो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडस्ट्रियलाइजेशन में, उसके लिए बेसिकली क्यों उन्होंने ये रोल प्ले किया, सो डैट ऑल गुड्स आर अवेलेबल टू ऑल द पीपल रिजाइडिंग इन द इकोनॉमी, दोज पीपल हु आर पुअर. क्योंकि जब हमारी व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एंड इंडिया वाज नॉट अ रिच इकोनॉमी, इंडिया वाज अ स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी. Poverty was the main feature of this economy. So at that time, the private government plays an important role in setting up the industries in public sector, so that each individual gets each and every commodity and good produced in our country. जो हमारी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की इंडस्ट्रीज थी, जैसे आयरन एंड स्टील हो गया, पावर होगी, ये जो इंडस्ट्रीज हैं, दीज इंडस्ट्रीज आर रिक्वायर्ड फॉर all the heavy industries. No industry can run without power, and no industry can run without iron and steel. So these industries are of strategic importance, significant importance, and these are kept under the purview of a public sector. ठीक है? That is why public sector plays an important role in the process of industrialization. Secondly, private sector enterprises plays a secondary role in the process of industrialization under permit license raj. ये बच्चे हमने जब आईपीआर 1956 मैंने आपके साथ डिस्कस किया है था, तब मैंने आपको बताया कि उसमें गवर्नमेंट सेक्टर मींस पब्लिक सेक्टर को मेन प्रायोरिटी दी गई थी. कुछ इंडस्ट्रीज स्पेसिफिकली पब्लिक सेक्टर के लिए रख दी गई थी, और बाकी जो थी प्राइवेट एंटरप्राइजेस कैन गो अहेड विद दैट. So in that case, private enterprises, हर कोई, it was not easy for everybody to enter into the industrial field to set up an enterprise industry and start the business. So in IPR what happens, there was a permit industrial licensing policy that laid guidelines for the industries, private entrepreneurs to get their license for not only for setting up the industry, but also for if they want to expand their existing production capacity. So private enterprises played a role, but they played a secondary role in the process of industrialization. Now beta, if 1 mark question or MC question comes, public sector enterprises plays an important role in the process of industrialization or private or both.
like the options will be different. So you have to write अगर उन्होंने बोला significant role, that is your public sector, और अगर उन्होंने लिखा है या primary role, that is your public sector, और अगर क्वेश्चन में लिखा गया है कि सेकेंडरी रोल किसने दिया किया है, दैट इज योर प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, तो जो मेन रोल किसने किया है वो पब्लिक एंटरप्राइजेस ने किया है, पब्लिक सेक्टर ने किया है, और जो सेकेंडरी रोल है वो प्राइवेट सेक्टर ने किया है. ठीक है, नेक्स्ट कम्स इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज फोकस्ड ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस हमारा जो बूस्टअप किया था इंडस्ट्रियल सेक्टर को, वो क्यों किया गया? बेसिकली वो इसलिए किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर फोकस किया जाए. वो क्यों फोकस किया जाए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर? क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज अ स्टैग्नेंट एंड अ बैकवर्ड इकोनॉमी. सो इंडिया वाज अ मेन एक्सपोर्ट. इवन एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, the foreign trade was favorable to us. There was a surplus foreign trade, means exports exceeds our imports. But one thing you should kept in mind, the export, India was merely exporter of primary and raw material goods, right? And what India imports? The finished goods. Imports were not more than the exports. The reason being, India was not a rich economy, it was a stagnant and backward economy. Most of the people live in poverty. It was very difficult for them to have 3 meals a day. Fine. So that is why industrialization was focused on import substitution to produce the goods, to manufacture the goods, which or for which we have to depend on the foreign nations. Fine. So that we can save our foreign currency and we can increase the level of productivity in our economy, to increase the employment level, to generate goods indigenously, and to you can say to increase the national income or GDP of our economy. So that is why industrialization was focused on import substitution. Next comes industries were protected from foreign competition through duty and fixation of import quotas. Now in this what happens, कि government plays an important role in protecting the indigenous industries, the upcoming industries, small scale industries, from the foreign competition. Foreign competition in the sense, like what the government did, like they impose heavy taxes on imports. Heavy import duty has been taxed, have been levied on the imports, so that people should go to buy indigenous products rather than their dependence on the imported goods. So that when these goods, when the government is charging more import duty on that goods, obviously the people will like to buy less expensive goods that are indigenously produced. And the government also fixed the import quotas, like how much commodity can be exported can be imported from other nations. Okay. Then comes large scale industries are developed with the aim to build infrastructure base in our economy. सो इसमें क्या है बच्चे, ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यहाँ पे आर आना है, फॉर नहीं आएगा. व्हाट गवर्नमेंट डिड, पहले मैं आर लिख लूँ. व्हाट गवर्नमेंट डिड, कि गवर्नमेंट बिल्ड boosted the industrialization, development of large scale industries in our economy, so as to that infrastructural base is developed in our economy. Now when industries are developed, obviously the infrastructure will be developed. It leads to development of roads, bridges, highways, then you can say dams, power and electricity generation, medical facilities, then your educational facilities. All these infrastructure facilities are improved with the improvement of large scale industries. Next comes small scale industries were developed to achieve the objectives of employment and equity. Now
IPR in 1956 or industrial policy strategy followed during planning was this to improve the small scale industries, to develop the small scale industries. Why it was so? It was so because at the time of independence, India was a stagnant and backward economy, and at that time, there was India's population was unemployed. Majority of the population was unemployed, so we were mainly dependent upon the agricultural sector, and in agricultural sector there was uh, disguised unemployment. In that case, in disguised unemployment, as you know, it is a means more workforce was there to do the work, like to do a work which for which two persons are employed are required, and that work is being done by the five workers. So if you reduce, take out three workers from that, the output will not reduce, will not be affected. So when we in the Indian economy was facing such a problem, and people, there was a disguised unemployment, labor force was, agrarian labor force was abundantly available in our economy. So what our planners decided, they decided to go ahead to develop the small scale industries, so that the employment level of the economy will increase. It will lead to increase the national income, or you can say GDP of our economy, and the equity among all the sections of the society will be achieved. So keeping this thing in mind, our planners decided to develop your small scale industries, and large scale industries were basically developed with the aim to improve the infrastructural base in our economy. So if the MCQ question or 1 mark question comes, like main why large scale industries were developed, so you have to write it with the main is to improve the infrastructural बेस, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आपको उसको टिक करना है, इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस को इम्प्रूव करने के लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव किया, डेवलप किया गया एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया, किस लिए? टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड टू हैव सोशल जस्टिस एंड इक्विटी इन द इकोनॉमी. ठीक है बेटा? So this was the strategy, this was the main features of the strategy of industrial growth during the period 1950 to 1990. बेटा अभी तक हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी डिटेल में डिस्कस की है, उसके फीचर सारे डिस्कस किए. अब हम लोग हर ऐसे आप लोगों को पता है कि हर चीज़, कोई भी चीज़ होती है उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड्स होते हैं. जैसे कॉइन के दो साइड्स होते हैं ना, हेड एंड टेल, ऐसे हर चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं. In the same way, industrialization strategy also have both positive and negative effects. So first of all, we will discuss about the negative effects of industrialization strategy. ये देखो, number 1 is growth of large scale industries. At the eve of independence, or you can say at the time of independence, what happens, India was a backward, stagnant and poor economy. So the planners of the Indian economy, they decided to boost the industrial sector of the economy. Okay, if they will boost the industrial sector of the economy, as we are already having, at that time we were having a weak industrial sector. So if that industrial sector has been developed, then it will lead to overall boost up of the nation, which will lead to increase in the growth and prosperity of the nation. So for this purpose, it was decided to boost the large scale industries. इसलिए बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी में what emphasis were done, the emphasis were being done कि हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए in the IPR 1956, as I have already discussed with you, उसके बीच में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की गई, जिसमें पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज और एंड पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस. सो इस पॉलिसी रेजोल्यूशन में
आईपीआर में क्या डिसाइड किया गया था, कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो पर्टिकुलरली प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के लिए रखी गई थी और बाकी कुछ प्राइवेट कैन ज्वाइन एंड सम बोथ प्राइवेट पब्लिक एंड प्राइवेट कैन ज्वाइन. सो बेसिक मोटिव उसका क्या था कि पब्लिक एंटरप्राइजेस पब्लिक सेक्टर को बूस्ट करने का बेसिक मोटिव क्या था कि जो सारी हमारी इंडस्ट्रीज है विच आर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मीन्स अब जैसे देखो आयरन स्टील है या पावर है, ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनका डेवलप होना बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये पूरी ओवरऑल किसी भी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. सो ये गवर्नमेंट ने प्लानर्स ने क्या किया, ये पब्लिक सेक्टर में रखी. पब्लिक सेक्टर में रखने से क्या हुआ कि एक तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो लार्ज इन्वेस्टमेंट होती है और वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास अगर इतना पैसा नहीं है उन लोगों को छोड़ा भी उनको एक साइड पे भी रखा गया ताकि वो मोनोपोली ना कर सकें, ये पब्लिक सेक्टर में रहे. क्योंकि पब्लिक सेक्टर में जो भी एंटरप्राइज सेटअप होती है दैट इज बोथ फॉर इन दैट केस बोथ द मोटिव्स आर अटेन्ड, profit motive as well as the social welfare of the economy. So it leads to growth of large scale industries. Next comes increase in international trade. अब इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है, अब देखो जो हमारी इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रॉन्ग होने लग गया, जब हमारा प्लानिंग पीरियड में इंडस्ट्रियल स्ट्रॉन्ग बेस हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ तो ऑब्वियसली पहले हमारी जो इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी इकोनॉमी थी उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर तो बिल्कुल वीक था, कोई इंडस्ट्रियल बेस ही नहीं था, कोई डेवलप ही नहीं थी. जो थोड़ी बहुत ही बनी भी थी इंडस्ट्री सेटअप भी हुई थी वो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने अपने बेनिफिट के लिए की थी. सो अब जब इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ, इंडिया का डेवलप होना शुरू हुआ, उस केस में क्या हुआ ये जो आपकी हमारी इंडिया में विद इन द इकॉनमी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होने लगी. ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, हमें दूसरे नेशंस के ऊपर फॉर द बेसिक नेसेसिटीज़ डिपेंड होना कम होने लगे, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी आने लगी. और हमारे जो है इस चीज़ों से हमारी जो पहले हम लोग जो एक्सपोर्ट करते थे वो ज़्यादा हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे. बट with industrialization strategy, with the follow up of industrialization strategy, what happens, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का जो था जो हम एक्सपोर्ट करते थे उसका हमारा पूरा ही कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गया. अब हम ज़्यादा प्राइमरी गुड्स की बजाय हम इंजीनियरिंग गुड्स या इंडस्ट्रियल गुड्स हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं. तो ठीक है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड. नेक्स्ट कम्स इकोनॉमिक ग्रोथ. नाउ जब हमारी इंडस्ट्रीज बूस्ट हुई, हमारी ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हुई, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड हमारा बढ़ा, तो उससे क्या हुआ, उन दोनों इन चीज़ों से क्या हुआ, हमारी ओवरऑल हमारी इकोनॉमी की जो नेशनल इनकम ग्रो हुई, नेशनल इनकम ग्रो होने से व्हाट हैपन्स, द इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ इंक्रीज्ड, the level of living of standard of people within the country has increased. Earlier people जो चीज़ों को नहीं सोच भी नहीं सकते थे, अब वो चीज़ें everybody can afford. now you can see, आपके घरों में ही देखो जो आप पहले चीज़ें जो लग्जरी आइटम्स थी आजकल वो रूटीन नेसेसिटी आइटम्स हैं. earlier what happens, ACs and all AC and this your LEDs तो तब थी नहीं, कंप्यूटर्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें पहले जो थी हमारी लग्जरी आइटम्स थी. बट आज ये मैं मतलब ये अभी तो हम लोग सिर्फ 1990 तक की बात कर रहे हैं, ये मैं आपको जर्नल एग्जांपल दे रही हूँ कि अब की डेट में देखो ये जो पहले हमारी 90s में लग्जरी आइटम्स थी ये एसीज एंड ऑल, और अब देखो अब ये दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज. एवरीबडी इज हैविंग AC इन हिज हाउस. अब एक नहीं है, मिनिमम 2-3 AC तो हर एक के घर में ही है. ठीक है, it is so because of economic growth the national income has rise, per capita income of people has increased. Then comes diversification in the industrial sector. Diversification in the industrial sector में क्या है, पहले जो था ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में वी मेनली कंसंट्रेट ऑन टेक्सटाइल एंड ऑन जूट इंडस्ट्री. ठीक है, but with the boost up of a large scale industries or the industrial sector with the help of industrialization strategy, what happens, now we are concentrating more on the engineering goods.
कंज्यूमर गुड्स एंड योर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ये डाइवर्सिफिकेशन है। पहले सिर्फ हमारी क्या ज़्यादा होता था, जूट या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी चलती थी, बट अब क्या ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स हमारे बनते हैं, ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनती हैं और ज़्यादा हमारी ऑटोमोबाइल्स। अब देखो व्हीकल्स आपके कितने ज़्यादा हो गए हैं। तो ये सब दिस इज़ विद द हेल्प ऑफ अ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी। नेक्स्ट कम्स ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या है बेटा, अब देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी जो इंडिया में फॉलो की गई वो सिर्फ हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट अप करने के लिए नहीं थी, इट वाज आल्सो फॉर द बूस्ट अप ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। व्हाई इज़ इट सो? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ क्यों की गई? क्योंकि जब इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी इकोनॉमी वाज, इंडियन इकोनॉमी वाज अ वेरी पुअर इकोनॉमी एट दैट टाइम। The as I have already discussed with you, main dependence of the people for their livelihood was on the agriculture sector. So they do agriculture for subsistence of life and not for commercialization purpose. तो वो जब subsistence of life के लिए था तो ये ज़्यादा हमारी subsistence farming होती थी, हमारी कमर्शियल फार्मिंग इसमें नहीं होती थी। उसके कारण क्या था कि ज़्यादा हमारा जो बर्डन जो था, अनएम्प्लॉयड यूथ जो था, दोज हु आर विलिंग टू वर्क एंड नॉट दे आर गेटिंग द जॉब्स, दीज पीपल वर overburdened in the agricultural sector. Now as agricultural sector was labor surplus, so the planners of the Indian economy, they decided during various plans to boost up the small scale industries, so that the labor surplus agrarian sector will be a little bit relaxed and the abundant labor force will be absorbed in the industrial sector. Small scale industries were, why these were boosted? These were basically boosted because at that time the investment in the small scale industries were not much more. Even today the investment is not much more, as I have already discussed with you. 5 lakh उस टाइम थी, पहले थी 1951 में, and at the as on date today it is 5 crores. It should not exceed that limit, so it is not a very huge amount. People can start the small scale enterprise industries and they can become a small self-employed people, and for this they can use the local available resources and the local labor force which is unemployed in that area. So it will lead to proper utilization of all the resources. नेक्स्ट कम्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मैंने अभी जैसे आपके साथ डिस्कस किया कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अबंडेंट लेबर फोर्स थी वो सारी की सारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में एब्जॉर्ब करने की कोशिश की प्लानर्स ने इन वेरियस प्लान्स। तो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई भी है, ठीक है। Then last comes making goods and making goods and services available at the affordable price. Now जब हमारा इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ, डेवलप होना शुरू हुआ, सो क्या हुआ, तो प्राइवेट सेक्टर भी साथ के साथ चला है, पब्लिक सेक्टर भी साथ के साथ चला है। कंपटीशन प्राइस को रिलेटिंग बहुत ज़्यादा था। प्राइस के रिलेटेड कंपटीशन के कारण और मार्केट में सर्वाइव होने के कारण और मार्केट में अपना शेयर कैप्चर करने के लिए गुड्स जो है, गुड्स एंड सर्विसेज सब कुछ अवेलेबल हुए, वो अफोर्डेबल प्राइस पे हुई, कम्पिटिटिव प्राइसेस पे हुई। क्योंकि अगर प्राइस बिना मतलब के ज़्यादा बढ़ेगा तो यू विल लूज योर शेयर इन द मार्केट। दैट इज़ वाई गुड्स एंड सर्विसेज वर अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइजेस। ये बेसिकली ज़्यादा, ये सारे हमारे बेनिफिट्स है इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी के जो हमने फॉलो की प्लानर्स ने, ताकि हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा बूस्ट अप हो, ठीक है। ये जैसे एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं, इन द सेम वे हर चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। हमने पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स डिस्कस कर लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी के। नाउ वी विल डिस्कस द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी। कम्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सफ़र ह्यूज लॉसेस। ये देखो पब्लिक सेक्टर, मैंने आपकी पहले बात की है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में 3 4 क्लासिफिकेशन की गई थी, जिसमें हमारी पब्लिक सेक्टर
नंबर 1, नंबर 2 प्राइवेट सेक्टर एंड नंबर 3 बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज फॉलो की गई थी. सो नॉर्मली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में क्या किया, वो बेसिकली दे उन लोगों मोनोपोलीज बनाने की कोशिश की गवर्नमेंट ने, एंड विच टर्नड आउट टू बी अ डेड सोशल वेट. हाउ डेड सोशल वेट? बेसिकली आप देखा जाए जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के या गवर्नमेंट सेक्टर के जो काम है वो ज़्यादा इनएफिशिएंट है, करप्शन ज़्यादा है, लीकेज है और पिलफ्रेज है. ये मेन चीज़ें आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में या गवर्नमेंट सेक्टर में ये चीज़ें हैं. अब इन चीज़ों के कारण ही इनएफिशिएंसी, करप्शन, पिलफ्रेज एंड लीकेज, इन चीज़ों के कारण जो है द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज दे सफर्ड ह्यूज लॉसेस. और ह्यूज लॉसेस के कारण क्या हुआ, और जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने, क्योंकि वहाँ पे करप्शन ज़्यादा है, इनएफिशिएंसी ज़्यादा है, उस केस में आपकी जो आपके स्कार्स नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इनएफिशिएंट यूज़ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने किया है, जिसके कारण उनमें ज़्यादा लॉसेस देखे गए हैं. सो दिस इज़ द मेन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी. देन कम्स इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ स्कार्स नेशनल रिसोर्सेज. वही मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है. दो जो नेचुरल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन अवर इकोनॉमी, they are in limited quantities. When in the hands of the public enterprises, these are inefficiently used. And also in case of private sector, these are not efficiently used. These are basically used in such a manner so as to increase the profit. The entrepreneurs use those resources in such a way so that they get maximum profits out of it, and social welfare is ignored in that case. So these are not efficiently used. Then comes growth through competition and diversification was conveniently avoided. अब ये देखो, इसमें क्या हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में क्या किया गया था कि वो जब बूस्ट की गई थी, द स्पेशल एम्फोसिस वाज लेड ऑन प्रोटेक्शन ऑफ दीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन. फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को काफ़ी इंसेंटिव्स एंड इंपोर्ट कोटाज एंड ड्यूटीज़ भी प्रोटेक्शन दी गई थी. बट ये जो हमारी गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन आवर इकोनॉमी इधर इन द पब्लिक सेक्टर और इन द प्राइवेट सेक्टर, दे डू नॉट मैच द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एज ऑफ द foreign imported products. So this leads to there was less competition. The less of competition basically prompted the private entrepreneurs to mainly concentrate upon the monopoly control of the market so that they capture the maximum share in the market and irrespective of the social welfare of the people. ठीक है, एंड irrespective of the products quality standards. So that is why the growth through competition and diversification was conveniently avoided. And the last comes import substitution proves inefficient policy instrument in saving foreign exchange. इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी जो फॉलो की गई है, जी हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, वो एक इनएफिशिएंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स माना गया कि इसमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जो था बेसिकली इसलिए किया गया था ताकि हम अपनी फॉरेन करेंसी को सेव कर सकें. बट ये बहुत बेनिफिशियल आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाया गया जिससे आपकी फॉरेन एक्सचेंज को सेव किया जाए. सो दीज आर द वेरियस bad impacts you can say, or the negative effects of the industrialization strategy. ठीक है बेटा. So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.